हेलो, नमस्कार। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, कैप्टन शशांक। अ, वेलकम सर। थैंक यू शशांक। आई मीन इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू आपके साथ बात करने के लिए, और हमारा नाम भी मिलता है तो और भी अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली। सो कैप्टन शशांक, मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखा है एंड आई रियली फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आया देख के कि आपका एक ट्रांजिशन आर्मी से कॉर्पोरेट में हुआ, दैट टू ईवीपी स्पेशल प्रोजेक्ट्स। तो आप थोड़ा सा आपके मैं जानना चाहूंगा कि आपका कैसा बैकग्राउंड रहा है, आप कहाँ पले बड़े, कैसे आपने डिसाइड किया कि आर्मी में जाना है, और फिर आर्मी के बाद कॉर्पोरेट लाइफ का आपका कैसे ट्रांजिशन रहा। श्योर। तो मतलब मैं बहुत मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे फादर जो हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज अ क्लर्क उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड बाद में ही रोज अप द रैंक एंड बिकेम जनरल मैनेजर ओवर देयर। तो उनके साथ मैंने ट्रैवल किया है जब भी उनकी पोस्टिंग होती थी, हर 2 साल 3 साल बाद। तो मतलब मेरे को भी मूव करना पड़ता था साथ में। तो वो चीज मैं बचपन से देखते आया हूँ। तो कहीं ना कहीं वहीं से मुझे थोड़ा आदत लग गई थी कि इस तरह की लाइफ जो थोड़ी बंजारे वाली होती है कि हर 2 साल में आप मूव कर रहे हो, तो उसकी आदत लग गई थी। बट जहां तक आर्मी की बात है, मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई आर्मी में नहीं है। तो ऐसा तो कुछ था नहीं कि परिवार से कोई हमें इंस्पिरेशन मिली हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट बचपन से ही इनफैक्ट इन कॉलेज हमारा जो मेरे दोस्त थे, मेरा जो सर्कल था, हमारे अंदर एक वो जो आई थिंक यूथ में रहता है, देश के लिए कुछ करना वाली भावना, वो जरूर थी। तो इनफैक्ट जब मैं कॉलेज कर रहा था तो मैंने इंजीनियरिंग यहीं से करी है, ग्रेटर नोएडा से। तो मेरे दोस्त वगैरह हम लोग जो ये अब उस टाइम अन्ना हजारे का मूवमेंट हो रहा था, एंटी करप्शन और वो सब, तो हम लोग उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एक वो जज्बा था कि भाई देश के लिए कुछ करना है। तो इनफैक्ट मेरे एक दोस्त था जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको बड़ा शौक था बचपन से कि मैं आर्मी में जाऊं और वहां मतलब मैं सर्व करूं कंट्री को ऐसे। तो उसने वो फॉर्म भर रहा था। तो मेरा भी उसने बोला कि तू भी भर दे। कि मैंने सोचा चलो भर रहा है तो भर देते हैं, क्या हो गया। तो बट और फिर उसके बाद हम गए एसएसबी के लिए, अलग अलग गए थे। तो क्या हुआ कि उसका तो हुआ नहीं, मेरा हो गया। तो वहां से मेरी फिर जर्नी शुरू हुई। और फिर मैंने खुद सोचा कि मतलब अगर आपको अगर देश के लिए कुछ करना है तो आर्मी इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन, है ना। क्योंकि अगर आप कोई बाकी चीज भी करने जाओ, जैसे आप किसी एनजीओ के लिए साथ काम करो या कुछ अपना भी खुद का करते हो इकोनॉमी में, वो सक्सेसफुल हो या ना हो कोई श्योर नहीं है। बट अगर आप आर्मी के में जाके अगर अपने यूथ के जो आपके फ्रूटफुल ईयर्स हैं वहां पे आप सर्व कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल हो जाती है आपकी जर्नी, आपका जो एम था, मतलब उसमें कोई दो राहें नहीं बचती। तो वही उसी सोच के साथ मैंने एंट्री ली शॉर्ट सर्विस टेक्निकल में। मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं वहां से फिर अब कहानी ये थी कि मैंने पहले इतना कोई संघर्ष नहीं किया था फिजिकल एस्पेक्ट में। मतलब मैं कोई ज्यादा स्पोर्ट्स में या इस तरफ उसमें ज्यादा मेरी रुचि नहीं थी। मेरी दूसरी तरफ यानी कि मूवीज देखना और वो घूमना फिरना, वही जो नॉर्मल एक आपने अगर लक्ष्य मूवी देखी हो, बिल्कुल वैसी लाइफ थी मेरी। तो जब मैं वहां पहुंचा तो बड़ा मतलब एक 360 डिग्री टर्न हो गया लाइफ। क्योंकि वहां जब आप पहुंचते हो तो वहां पूरा आपको पहले दिन से ही पूरा डिसिप्लिन में रहना, हर चीज टाइम से, हर चीज का एक असूल है, कोई रूल है। आर्मी की एक खास बात है, अगर आपको जूते का फीता भी कैसे बांधना है, उसका भी रूल है। तो वो सारे चीजें सीखना एंड फिजिकली आप जो आपकी बॉडी है उस वो कितना सह सकती है स्ट्रेस, वो सारी चीजें हमें वहां पता चलती हैं। तो वो जो एक ट्रेनिंग का पीरियड था वो मेरे लिए बहुत ही मतलब चैलेंजिंग था। और बस लेकिन मेरा एक मकसद था कि जो ये मेरे कॉलेज जो मेरे साथ मेरे कोर्समेट्स हैं, जो मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे इनके साथ ही पास आउट होना है। मैं मतलब ये नहीं चाहता कि मैं पीछे रह जाऊं। जैसे क्योंकि जैसे हमारे कॉलेज में अगर आप पास नहीं होते तो सेमेस्टर की बैग ले जाते हैं, ऐसे ही एकेडमी में भी होता है। 2 टर्म्स होते हैं ओटी में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में।
अगर आपने फर्स्ट टर्म के टेस्ट पास नहीं किए, फिजिकल टेस्ट और नॉर्मल लिखित वाले जो टेस्ट होते हैं, वो लिखित वाले तो मैंने कर लिए क्योंकि इंजीनियर्स हैं तो एक रात में पढ़ के भी पास हो जाते हैं, वो वाली आदत थी। पर जो फिजिकल टेस्ट है वो आप एक रात में करके नहीं पास हो सकते, तो वो मेरे लिए बड़ा एक चैलेंज था। बट किसी तरह मैं घिस पिट के, मतलब लास्ट अटेम्प्ट तक खींच के मैंने किसी तरह पास कर लिए सारे टेस्ट, क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को अपने कोर्समेट्स के साथ पास आउट होना है, ये नहीं कि वो चले जाएं अफसर बन के और मैं ही रिपीट कर रहा हूँ टर्म। तो वो मेरी एक सोच थी और उस पर फिर मैं सक्सेसफुल भी रहा। पहली पोस्टिंग कश्मीर आई और उसके बाद फिर आगे अच्छा किया, तो डेपुटेशन के लिए मुझे सिलेक्ट किया मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ। और काफी मतलब मेरी जर्नी अच्छी रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, जो असली जो फौज काम कर रही है जहाँ पे कश्मीर में या नॉर्थ ईस्ट इस तरह की जगहों पे, वो चीज देख के मतलब मेरे को बड़ा अच्छा महसूस होता था। और घर वालों को भी बाद में रियलाइज किया, पहले तो वो थोड़े डरे हुए थे क्योंकि फैमिली से कोई था नहीं। तो ये पूरा सब हुआ और फिर अचानक टुवर्ड्स द आई थिंक 5th ईयर और 6th ईयर ऑफ माय सर्विस आई डेवलप्ड सम मेडिकल इश्यूज, तो उसकी वजह से मुझे फिर बाहर आना पड़ा फौज से। तो वहाँ फिर आगे अगेन फिर मेरी जर्नी थोड़ी चेंज हो, तो इस तरह से था फौज का। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मतलब वो बोलते हैं कि यू कैन टेक द मैन आउट ऑफ आर्मी बट यू कैनॉट टेक द आर्मी आउट ऑफ मैन, तो वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। आज भी मैं ओजी पहनता हूँ, आज भी मेरी जो सारी ट्रेनिंग है वो आज भी मुझे काम देती है। जो मैंने पहले संघर्ष किया है वो आज मेरे को फ्रूट्सफुल, मेरे जो जितने भी मैं कोई भी चीज उठाता हूँ करने के लिए, तो वो मेरे को यहाँ पे हेल्प करती है। ब्रिलियंट। स्पेशली सर, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है कि ओटी में भी शायद वो जंप होता होगा, राइट? स्विमिंग पूल के ऊपर कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्कुल। मीटर्स से। इनफैक्ट ओटीए में उस हाँ टाइम हाँ जब हम थे तो वहां पे ओलंपिक हाँ साइज पूल नहीं था। हाँ हाँ पूल था बट उस हाँ, हाँ। जंप के लिए स्पेशली हम लोग बैंगलोर जाते थे। अच्छा। बैंगलोर में हाँ हाँ इंजीनियर्स का सेंटर है, बॉम्बे सेपर्स का, या हाँ 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 बॉम्बे सेपर्स का सेंटर है वहाँ पे। हाँ हाँ और वहाँ पे हमारी वो जंप होती, तो स्पेशली वो मजा तो रहता था कि बैंगलोर जा रहे हैं, ट्रिप होगी, और बट सबको ये डर रहता था कि वहां से जंप मारना है, एंड उसमें चांस भी नहीं मिलता। आपने जंप मारी तो मारी, नहीं तो फिर आप गए, आप हाँ रेलीगेट हो हाँ सीधे, बिकॉज वो एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होता है करेज के लिए, हाँ हाँ कि आप जब चुनौती आपके सामने आएगी तो आप आगे कदम उठाएंगे कि नहीं। हाँ 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 हाँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, सही आपने याद दिलाया। ब्रिलियंट सर। आई थिंक ये पहली बार पता चल रहा है कि एकेडमी से बाहर कोई दूसरी सिटी में जाके भी कुछ टेस्ट होते हैं, हाँ तो वो दैट्स आई थिंक वेरी अब इंटरेस्टिंग। तो जो मेरे जूनियर से मेरी बात हुई तो आई थिंक अब वो वहीं हो जाता है टेस्ट, हो जी गया है अपना। जी उस टाइम शायद वो बन रहा था पूल या ऐसे कुछ हाँ, वो था, बैंगलोर जाते थे स्पेशली इस चीज के लिए। जी। स्पेशली सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि जो ट्रेनिंग रहती है आर्मी की, वो बहुत ही हम्म, रिगरस रहती है और माइंडसेट ओरिएंटेड रहती है। तो आपके हिसाब बिल्कुल। से ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो एक सोल्जर, एक कमीशन्ड ऑफिसर, इनके अंदर डाला जाता है, जो कि बहुत ही मतलब आर्मी जहां भी जाती है जीत कर ही आती है, तो ऐसा कौन सा माइंडसेट बनाया जाता है, कौन सी क्वालिटीज इंस्टिल की जाती है? चांग, जो मतलब आर्मी का जो जैसे आपने बताया माइंडसेट, बिल्कुल। फर्स्ट डे आप जब लैंड करते हो एकेडमी में या यूनिट में या कहीं पे भी, किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन आर्मी से रिलेटेड पर आप लैंड करोगे, वहां पे आपको हर चीज का प्रोसीजर वेल लेड आउट होता है, एसओपी बनी होती है, और सारी चीज जो आपको पता है वो आपको एक नए सिरे से सिखाई जाती है, स्क्रैच से। लेकिन एक बार जब सिखा दी जाती है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उसको फॉलो करेंगे, और जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे आपको वो उसी चीज में सिखाते रहेंगे। तो इससे एक जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन आती है, जो माइंडसेट हम बोलते हैं, ट्रेनिंग में भी हम बोलते हैं कि इट्स ऑल मेंटल। मतलब जो आपके ऊपर चाहे फिजिकल एक्सर्शन और स्ट्रेस जो भी आ रहा है ना, वो सिर्फ आपके माइंड का बनाया हुआ है। अगर आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर ले बात को, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम जाते हैं एकेडमी में तो ये बात होती है कि 40 किलोमीटर्स की रन होगी, 40 किलोमीटर्स की रन होगी, वो भी अपना 25 kg का रक्सैक और वो 5.5 kg की राइफल पूरा लेके आपको 40 किलोमीटर दौड़ना है।
हल्का जॉग समझ लो, दौड़ना कह लो या उसको। अगर आप किसी आम आदमी को बोलोगे कि भाई ये 40 किलोमीटर तो दूसरा शहर आ जाता है, तो वो उसको बोलोगे तो उसके लिए बड़ी बात हो जाए। इवन जो मैराथन और फुल मैराथन में जो होती है 42 किलोमीटर की, उसमें भी आप लाइट हो, आपने कुछ मतलब आपके पास वेट नहीं है, आप नॉर्मल, और आप बढ़िया शूज पहन के अपना कर रहे हो अपने हिसाब से, उसमें आपके पास पूरा वेट भी है। तो ये चीज हम दिमाग में बना के बैठे रहते हैं कि ये चीज तो यार मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है। बट आप जब एक बार उसको, ओके, यस सर। तो जो मैं कह रहा था कि मतलब एक बार आप जब उस चीज को कर लेते हो, वो 40 किलोमीटर वाली रन जब हमारी हो जाती है, तब हमें रियलाइज होता है कि नहीं ये हो सकता है, मतलब पॉसिबल है, इतना मुश्किल भी नहीं है। मतलब स्ट्रेस है थोड़ा दिमाग पे टुवर्ड्स द एंड, जो आखिरी 5-10 किलोमीटर होते हैं उस पर आपको पड़ता है जोर, पर एक बार जब बॉडी उस चीज को कर लेती है तो माइंड भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है कि आप, जो आपकी बॉडी एक वंडरफुल मशीन है और किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकती है, बस आपको एक बार उसको करने की देर है। तो ये मेंटल एस्पेक्ट जो है ट्रेनिंग का, वो चाहे वो अफसर हो, जवान हो, जेसी हो, कोई भी हो, उसको बहुत हेल्प करता है आगे चल के। कि आप उसके सामने कोई भी चुनौती अगर सामने आ जाती है तो वो उसके बहुत छोटी लगती है। इनफैक्ट जो लोग जैसे हम कॉर्पोरेट में आए, या आप जेसीओ जवान भी धीरे धीरे कॉर्पोरेट में आना शुरू हो गए हैं, पहले सिर्फ सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जैसी चीजों में आते थे, लेकिन आजकल जो आपकी ये अमेजोन और जोमेटो ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी और इस टाइप की ऑपरेशनल कंपनीज जो हैं, वो भी हायर कर रही हैं, बिकॉज इतना अच्छा ऑपरेशनली ट्रेन्ड मैन पावर उनको कहाँ मिलेगा, जो रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, ऑपरेशंस को एफिशिएंसी उनमें ला सकता है। ये चीज आती है उस माइंडसेट से, जो डिसिप्लिन माइंडसेट क्रिएट किया जाता है। और दूसरी चीज परसिस्टेंस, मतलब आप आज सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ट्राई नहीं करेंगे, एंड यू विल ट्राई अंटिल यू सक्सीड। ये जो हम कोट्स पढ़ते हैं ना, इसको आर्मी में आप खुद एक्सपीरियंस करते हो। जो चीज मतलब इम्पॉसिबल सी लगती है वो आप करते हो, और फिर आप बिलीव भी करते हो, और आप इंस्पायर भी करते हो अपनी टीम को, एंड यू लीड फ्रॉम फ्रंट। ये कुछ क्वालिटी है जो सॉफ्ट क्वालिटी आज के टाइम पे कॉर्पोरेट को भी चाहिए। यही चीज आज रिकॉग्नाइज की जा रही है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा। और बाकी जो इंडियन कंपनीज हैं, टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, दे आर हायरिंग लॉट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आप जियो में कहीं भी जाके देखिए, वो काफी आपको एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे। तो ये इसी चीज की वजह से कि भाई आपको डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबल मैन पावर आपको ट्रेन की ट्रेन मिली जा रही है, और वो भी इतने सस्ते में। तो कॉर्पोरेट्स के लिए तो और भी मजा हो जाता है इस चीज से। एब्सोल्युटली सर। मैंने काफी अभी लिंक्डइन पे जब मैं सर्फ करता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे अमेजोन ने स्पेशली बहुत सारे वेटरन्स जो बहुत वेटरन्स की हायरिंग अमेजोन में होती है, फ्लिपकार्ट में भी मैंने देखा है। और स्पेशली मैं काफी ट्रेनर्स से जब बात करता हूँ तो मुझे एक एक प्रॉब्लम जो हमेशा दिखती है कि लोगों को एक ऐसा मैन पावर चाहिए जो टैलेंटेड भी हो, स्किल्ड भी हो, लर्निंग सीखने की बहुत ज्यादा चाह रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली मॉरल ग्राउंड्स पे बहुत स्ट्रांग रहे। एंड आई थिंक ये चारों एग्जैक्टली। पांचों चीजों का एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं जोड़ बनता है एक एक आर्मी मैन या आर्म फोर्सेस पर्सनल से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे को ये जानना था आपसे कि जो आर्मी में जो जेसीओज और एनसीओज का जो ट्रेनिंग होता है, वो उसके अंदर जो उनके जो स्किल सेट्स जो सिखाए जाते हैं, चाहे वो इन्फेंट्री हो या आर्मर्ड कोर हो या कोर ऑफ इंजीनियर्स हो, वो कौन से कॉमन स्किल सेट्स है जो कॉर्पोरेट में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, या फिर जिसको हम अच्छे से लेवरेज कर सकते हैं आज की कॉर्पोरेट लाइफ? तो शशांक कैसा है कि देखो, मतलब बड़ा सिंपल है, जैसे मैंने पहले ही बोला, आर्मी में ना
आपको उस टाइप की सॉफ्ट स्किल्स अपने आप एक्वायर कराई जाती हैं बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन, करने से आती हैं। क्योंकि आप देखो कॉर्पोरेट भी ये चीज समझ चुके हैं, और मैं मेरी जिनसे भी बात होती है काउंसलिंग के दौरान, जैसे मेरे फेलो ऑफिसर्स जो अभी रिटायर हो रहे हैं, या फिर जो जवान जेसीओ जिनसे मेरी बात होती है, कि आपको जो हार्ड स्किल्स हैं, मान लीजिए एक्सेल हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर कोडिंग भी हो गई, या फिर आपको ये अकाउंटिंग हो गई जो कॉर्पोरेट में यूज होती है, ये सब आपको सिखाया जा सकता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आपको एक्सेल सीखने में मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 महीना 2 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप में जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, आप आराम से सीख सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स है, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बार बार करने से आपके अंदर जो आई हैं, वो आपको 1 महीने का कोर्स करके नहीं सिखाई जा सकती, जो आप लीडरशिप वहां से सीख के आते हैं। क्योंकि आप खुद काम करते हैं, तभी आपके बंदे आपके काम करते हैं। लोगों को लगता है फौज में ऐसा होता होगा कि मैं अफसर हूं, मैंने बोला और बंदों ने कर दिया। ऐसा नहीं होता। आप जब तक लीड फ्रॉम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, तब तक बंदे आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। जो वो सैल्यूट है ना, उसमें दम तभी आता है जब वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं, और रेस्पेक्ट तभी करते हैं जब आप उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि हाँ आप वर्दी हैं एक ऑफिसर या जेसीओ या एनसीओ बनने के। क्योंकि आप अगर कुछ करके दिखाएंगे, स्पोर्ट्स में हो गया या फिर ऑन ग्राउंड काम में हो गया, आप ऑपरेशंस में, इन्फेंट्री में, अगर अभी तो जैसे सीआईसीटी ऑपरेशन चलते हैं, उसमें अगर आप ही पीछे हटेंगे तो जवान थोड़ी आगे जाएंगे। तो लीड बाय एग्जाम्पल जो आपको वहां पे सीखने को मिलता है, वो चीज कॉर्पोरेट यूटिलाइज करती है, वो कोर्स से नहीं सिखाई जा सकती। दूसरी चीज जो डिसिप्लिन माइंडसेट जो मैंने पहले बताया, वो चीज बहुत जरूरी है, वो मिसिंग है आज के टाइम पे बाहर। आप बताइए कि काम होना है और भूल जाइए, ये फौजी की निशानी है। आपको वो काम हो के मिलेगा, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज मिसिंग है। क्योंकि फॉरेज जो कॉर्पोरेट में मैं देखता हूँ, ये इस चीज का फॉलो अप, उसका फॉलो अप, इसका फॉलो अप, फौज में सामने से आ जाती है रिप्लाई कि भाई ये चीज आपने बताई थी, इसमें ये प्रॉब्लम आई, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया और अब ये काम हो गया है। ये नहीं कि मतलब अरे साहब इसमें तो ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज जो है ना, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग और ये सब जो हम फैंसी वर्ड्स बाहर बोलते हैं, ये फौज में ऑलरेडी चलती है। वही चीज हमें सॉफ्ट स्किल्स के रूप में जो कॉर्पोरेट हैं, उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। सेम चीज ये लीडरशिप हो गई, और जो मैंने बताया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और डिसिप्लिन माइंडसेट, और जो आपने भी जिक्र किया था, आज के टाइम पे लॉयल्टी जो है वो नहीं नजर आती। आप क्योंकि हर 6 महीने 2 साल में ऑर्गेनाइजेशन बदलते हो, लेकिन फौजी जो है ना, वो अपनी जो लॉयल्टी है साथ में लेके चलता है। मतलब अगर वो आपको ज्वाइन कर रहा है तो तहे दिल से ज्वाइन करेगा, ऊपर ऊपर से ज्वाइन नहीं करेगा कि भाई हाँ ठीक है आज मैं यहाँ हूँ, फिर कल कहीं और हूँगा। भले ही वो वहां कुछ दिनों के लिए हो, पर जितने दिन वो वहां पे रहेगा पूरी शिद्दत से काम करेगा। ये चीज उनमें इनबिल्ट होती है। क्योंकि जब वो अपनी नॉर्मल जब करियर में होते हैं फौज के, वहां पे उनको अपने से ऊपर समथिंग, उसके लिए वो काम कर रहे होते हैं, समथिंग मोर देन देमसेल्फ। तो उस चक्कर में उनके अंदर एक ये फीलिंग बन जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन इज बिफोर मी। वो चीज जो है आजकल कॉर्पोरेट भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उससे फिर पता चलता है कि मतलब आपको इतनी अच्छी मैन पावर मिल रही है, और उसके आप यूटिलाइज करके आप आगे अपना जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव किया जा सकता है, इतनी ट्रेंड मैन पावर को यूज करके। तो वो चीज बहुत हेल्प करती है, चाहे वो आप एनसीओ हो फौज का, जेसीओ हो, ऑफिसर हो, फर्क नहीं पड़ता। सब समान मतलब उसके स्किल सेट के साथ आते हैं। बाकी आप ट्रेन कर सकते हो उनको हार्ड स्किल्स पे। ब्रिलियंट सर। आई मीन आपने जो एस्पेक्ट बताया, स्पेशली लॉयल्टी वाले पॉइंट को आपने जिस डिटेल से बताया, ये चीज तो डेफिनेटली बहुत ही सराहनीय है कि ऑर्गेनाइजेशन पहले मैं बाद में,
ये चीज हाँ कॉर्पोरेट में बहुत मिसिंग है, और आई पर्सनली फील कि ये एक बहुत ही बड़ा वैल्यू एडिशन रहता है। स्पेशली एग्जैक्टली कॉर्पोरेट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि कोर बंदे का बहुत तगड़ा रहे, बाकी तो वो ट्रेन हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। आपके हिसाब से जैसे आपने बताया कि जो हार्ड स्किल्स है दीज आर ट्रेनेबल। अब हाँ थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जो इन्फेंट्री, एक इन्फेंट्री रेजिमेंट से कोई जवान या जेसीओ आया है, तो मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है बातचीत करके कि थोड़ा सा इन्फेंट्री साइड से जो आते हैं दे गेट, वो अधिकतर टाइम या तो सिक्योरिटी एजेंसीज में जाते हैं, या फिर अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, इनकी सिक्योरिटी डोमेन में जाते हैं। इसके अलावा और कोई एरिया है जहां हम उनके स्किल सेट्स को यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग दे करके, स्पेशली जो इन्फेंट्री साइड से आ रहे हैं? बिल्कुल। जी। Sure. तो शशांक क्या बात है कि मतलब जो पहले इस चीज को नॉट जस्ट जवान, ऑफिसर के केस में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता कि भाई अगर फौजी बंदा है सिक्योरिटी में सही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाएगा कि भाई फैसिलिटी मैनेजमेंट है, बिल्डिंग की, मॉल की, होटल की, उसमें चला जाएगा। लेकिन फिर लोगों ने रियलाइज किया कि यार आप जब बाहर जाते हो थोड़ा इन कंट्री से बाहर, अमेरिका, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, डेवलप्ड कंट्रीज में जाते हो, वहां देखते हो यार वहां के सोल्जर्स जो हैं, जो आर्मी में सर्व किए हैं, वो तो यार मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओज बने जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? हम तो अपने बंदों को सिर्फ कॉर्पोरेट में भी लेते हैं तो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये जो कल्चर चेंज है ये थोड़ा बहुत वहां से आया है। वहां से इसलिए आया कि ये जो एमएनसीज इंडिया में आई, तो इन्होंने देखा अरे यार यहाँ वेटरन्स आपको हम क्यों नहीं हायर करते, तो इन्होंने जो प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे हमने अभी बात की अमेजोन का, ऐसे ही मल्टीनेशनल बैंक्स जो हैं, जेपी मॉर्गन है, मॉर्गन स्टैनली है, और वेल्स फार्गो, और ये इतनों इन लोगों ने भी हायरिंग वेटरन प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, और अपनी जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, इनफैक्ट जोमेटो हो गया और ये फ्लिपकार्ट वगैरह, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज की ये बात। तो ये सारी चीज वहां पे धीरे धीरे रिकॉग्निशन आया है। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन कि इन्फेंट्री जवान के पास क्या अपॉर्चुनिटी, पहले नहीं थी, ये मैं मानता हूं इस बात को, पहले ये चीज रिकॉग्नाइज नहीं की जा रही, लेकिन अब ये धीरे धीरे ये चीज है। और एक फैक्ट ये भी है कि पहले इतनी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं एग्जिस्ट करती थी। कंपनीज कहाँ थी, मतलब अगर आप 10 साल पहले भी जाओ, ये स्टार्टअप्स वगैरह और ये सब तो अभी पिछले 10 साल में आया है, बूम जो आया है इकोनॉमी में, ये चीज पहले नहीं थी। तो इसलिए उस ट्रेंड मैन पावर को यूटिलाइज करने की भी क्षमता नहीं थी इंडस्ट्री के पास। लेकिन अब जो इतनी ज्यादा इंडस्ट्रीज आ गई हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी अगर आपका कोई है, वहां आपको एक कुशल एचआर मैनेजर चाहिए, एक कुशल, क्योंकि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी, एक इन्फेंट्री सोल्जर को आप देखोगे, अदर देन फाइटिंग फॉर कंट्री जो उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उसने सिर्फ मैन मैनेजमेंट किया अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आप देखो एक यूनिट में 800 बंदे होते हैं, और हर कंपनी में 120 से 100 150 बंदे होते हैं। हर यूनिट, हर कंपनी का एक एनसीओ होता है, हर कंपनी का एक जेसीओ होता है, और उसको भी अगर सब डिवाइड करें तो प्लेटून लेवल पे भी 30 से 35 बंदे एक प्लेटून में हो जाते हैं। उनका भी एक प्लेटून कमांडर होता है। तो उसने पूरी जिंदगी मैन मैनेजमेंट किया है। उस पूरे जितने भी जो लोग उसकी कंपनी में, प्लेटून में या पूरी यूनिट में हैं, उनकी देखरेख करना, उनके राशन को संभालना, उनकी छुट्टियों को मैनेज करना, क्योंकि फौज में आपको 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है, तो वो इस तरह से मैनेज की जाती है कि एक टाइम पे सारे ही छुट्टी पे ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैनेज करना, अगर आपको एक कुशल एचआर मैनेजर चाहिए, तो और कहाँ इससे बढ़िया आपको ट्रेन मैन पावर मिलेगी। ये मैं सिर्फ इन्फेंट्री जवान की बात कर रहा हूँ, एनसीओ जेसीओ से जो रिटायर होते हैं। इसके अलावा आप रियल एस्टेट कंपनी में, जो आजकल इतना बूम चल रहा है रियल एस्टेट, अगेन इट हैज स्टार्टेड पिकिंग अप, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां आपको आपको लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबको मैनेज करना है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ऑन ग्राउंड वाला, ये नहीं जो कंप्यूटर पे एक्सेल शीट बना के जो मैनेजमेंट होता है, लेकिन काम तो ऑन ग्राउंड होता है ना, उसको मैनेज करना है। तो और उससे अच्छा कुशल मैनेजर आपको कहाँ मिलेगा, जो एक इन्फेंट्री का बंदा है जिसने लाइफ में अपने सिर्फ यही काम किया है
कि बंदों से कैसे वर्किंग करवानी है, दिन भर उनको एंगेज करके रखना है। देखिए फौज में आप जब फील्ड में हो तो यू आर फाइटिंग इन CICT ऑपरेशन, बट अदर देन दैट व्हेन योर यूनिट इज इन फील्ड, जब आप पीस लोकेशन में हो तो यू आर ट्रेनिंग फॉर वॉर। ट्रेनिंग फॉर वॉर क्या होता है, आपको 24 घंटे जवान जो है उसको बिजी रखना है, इतनी मैन पावर जो है उसको बिजी रखना है, तो पूरे दिन उनसे काम करवाना है आपको। आपको अपनी यूनिट का अपकीप करना है, गार्डन मेंटेन करना है, आपको अपना रोड्स मेंटेन करनी है, आपको अपनी यूनिट की तरतीब मेंटेन करनी है, गेम्स ऑर्गेनाइज करने हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये सब कैसे होती हैं, ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि वहां पे कुशल मैनेजर्स हैं। अब वो मैनेजर आपकी रियल एस्टेट कंपनी के प्रोजेक्ट को टाइम से चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले से एंटिसिपेट कर सकते हैं। जितनी भी मैन पावर है, अनस्किल्ड हो स्किल्ड हो, वो सारी मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी अब खुलने लगी है। ये सिर्फ मैं एक जवान के लिए बात कर रहा हूँ, उसके अलावा भी जैसे अब ये ई कॉमर्स कंपनी की हम बात करते हैं, इनके जो फ्लीट है डिलीवरी बॉयज की, ई कॉमर्स कंपनी है, डिलीवरी कंपनी जो आपकी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, इनकी फ्लीट ऑफ डिलीवरी बॉयज है, उनको मैनेज करना ऑन ग्राउंड। तो जितने भी ऑन ग्राउंड काम हैं आपके मैनेजमेंट के, वो कौन इससे बढ़िया कर सकता है जिसने पूरी जिंदगी यही काम किया है। तो आपको वो स्किल सेट देखने को मिल रहा है। बाकी ये छोटे मोटे हार्ड स्किल जो ऐप को यूज करना, अटेंडेंस की ऐप और ये सब, ये तो आप 10 दिन में सिखा दोगे बंदे को, बस एक बार करके दिखाना। आजकल तो सब स्मार्टफोन चलाते हैं। तो ये सारे एवेन्यूज ओपन है और धीरे धीरे रिकॉग्निशन भी मिल रहा है और लोग हायर कर रहे हैं इन जगह। और वो आपको इतनी अच्छी ट्रेंड मैन पावर मिल जाती है जो रेस्पॉन्सिबल है। ऐसी जो पोजीशन हमने डिस्कस करी अभी, ये सारी रेस्पॉन्सिबल पोजीशन है। आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इतने सारे बंदों। तो जहां पे भी मैन मैनेजमेंट है, जिस भी बिजनेस में मैन मैनेजमेंट है, वहां पे कोई भी इन्वेंट्री हो चाहे कोई भी फौजी हो, वो आराम से सेट हो सकता है। स्पेशली सर जो एसओपी का जो बात बताया, जैसे आप जैसी एकेडमी में पहुंचे थे तो सारी चीजें एसओपी बेस्ड चलती है। आई थिंक एक एसओपी बेस्ड माइंडसेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, बिजनेसेस हो गए, हाई ऑपरेशनल एनवायरनमेंट हो गए जैसे स्विगी जोमेटो, तो आई थिंक वहां पे वो एक मतलब वो बोलते हैं ना कि मसल मेमोरी बन जाती है कि एसओपी मॉनिटरिंग, एसओपी के बेस चलना है। आई थिंक वहां सबसे ज्यादा एडेड एडवांटेज है। आपने बहुत ब्रिलियंट पॉइंट्स बताए वहां पे। एडिशनल दिमाग भी नहीं लगा आपको, आपने जो बता देंगे वो करके दे देंगे। करके एडिशनल आप बोलोगे कि हाँ इसमें एडिशनल दिमाग नहीं लगाना है, वो नहीं लगाएगा। और इससे अच्छी ट्रेंड मैन पावर आपको कहाँ मिलेगी फिर। मतलब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी उस लेवल पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा कॉर्पोरेट्स के द्वारा इस चीज को, बट धीरे धीरे ये जो रिकॉग्निशन है आ रही है। मतलब आई कैन सी ऑन ग्राउंड, मतलब मेरे जितने भी मेरे टच में मेरे बंदे हैं और जो पुराने जवान और अब जो आ रहे हैं, उनको मिल रही हैं इस टाइप की नौकरियां। ब्रिलियंट। और सर एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज पूछनी थी आपसे। आपका खुद का जो ट्रांजिशन था, राइट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैंने एक आपका आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आप सुबह 6 बजे ऑफिस जाके आपने पूरा 6 महीने में मतलब जो भी एक्सपेक्टेड था आपसे, आपने उसको पूरा पढ़ के खत्म कर दिया था। तो वो वैसा माइंडसेट और वैसा जोश आपके हिसाब से अगर एक जेसीओ एनसीओ को एक कोई अगर ये सुन रहा है, तो आप क्या चीज बताना चाहेंगे कि क्या माइंडसेट से ये ताबड़तोड़ तरीके से 5-6 महीने में सीख जाना है जो लंबे समय में रहता है? देखिए उसमें शशांक क्या है कि मतलब जब मैं बाहर आया था ना पर्सनली, एक तो मेरा कोई इस तरह से प्लान नहीं था, क्योंकि मैं अचानक से मेरा वो मेडिकल कंडीशन हुई एंड ऑल दैट। फिर मेरे को था कि अब परमानेंट कमीशन नहीं हो पाएगा, तो मैं ठीक है मैं अब जो भी व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन तो यू मेक लेमनेड। तो मैं बाहर आया और फौज ने मेरी मदद की। और फौज के जैसे जो भी अफसर या जवान बाहर आते हैं तो फौज उनको एक कोर्स भी स्पॉन्सर करती है ताकि वो रीसेटल हो जाए। तो दैट कोर्स इज कॉल्ड रीसेटलमेंट कोर्स। एंड फॉर्चुनेटली हमारे जो अफसर हैं उनके केस में वो आईएम से होता है। जैसे मैंने पर्सनली आईएम लखनऊ से किया था, आईएम इंदौर में भी होता है, आईएम अहमदाबाद में भी होता है, इनफैक्ट एमडीआई में भी होता है और आईआईएफटी, इन सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में वो कोर्स किया जाता है। 6 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स है
कोई ऑनलाइन दूर का डिस्टेंस कोर्स नहीं है, और बाकायदा आपको सारी जितनी भी कॉर्पोरेट की चीजें हैं, फाइनेंस से लेके मार्केटिंग एक्सेट्रा, सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट, ऑपरेशन, सारा आपको एक अच्छा ओवरव्यू, जो 1 साल की एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो निचोड़ है वो आपको 6 महीने में सिखा दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छा रहता है, कॉम्पैक्ट तरीके से आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिल जाता है और आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें ढाल सकते हैं। तो वहां से जब मैंने कोर्स किया, और वहां पे आई वाज फॉर्चुनेट कि ब्लैकस्टोन नाम की प्राइवेट इक्विटी कंपनी है, तो उसके जो IARC, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो सीईओ थे, वो उन्होंने हमारे कोर्स का ब्रोशर लिया और उसमें से मेरे को सेलेक्ट किया फॉर इंटरव्यू। तो 2 ढाई महीने मेरा वो चलता रहा। 3 बार हम मिले उस पे इंटरव्यू के लिए, 3 बार अलग अलग जगह पे। कभी हम वहाँ पार्क में मिले, और कभी ऐसे रेस्टोरेंट में, एंड फिर कभी ऑफिस में। उन्होंने मुझे असाइनमेंट भी दिए। वो सारी चीजें करके जब मैं वहां पहुंचा, तो वहां मैंने देखा कि मेरे से यंग बंदे हैं कुछ, जो काफी शार्प हैं, मतलब 20 स्कूल, अच्छे अच्छे 20 स्कूल से पढ़ के आए हैं, एक्सपीरियंस भी है उनको थोड़ा बहुत। क्योंकि आप प्राइवेट इक्विटी में तभी आते हो जब आपको पहले इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, और आपने अच्छी फाइनेंस में एमबीए किया हो, या फिर CFA वगैरह का जो कोर्स होता है वो पास किया हो। बट मैं ना, तो मेरे पास कोई फाइनेंस में एमबीए, ना CFA का कोर्स, ना कुछ, बस मेरा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी थी। आई थिंक वही मेरे जो उस टाइम सीईओ थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज करी कि ही कैन पिक दैट अप। एंड जब आप उस कोई आपके ऊपर इतना भरोसा करता है, तो फौजी अंदर का जाग जाता है कि भाई इस सामने वाले ने मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है, तो आई कांट लेट हिम डाउन, एंड आई कांट लेट माई सेल्फ डाउन इन माई आईज, कि मैं इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा हूं और फिर मैं यहाँ पे आके सब रायता फैला दूं। तो वो जो एक मेरे अंदर थी चीज, उसी चीज की वजह से मैं, जो जैसे आप बता रहे थे आर्टिकल में मैंने लिखा था कि मैं सुबह जल्दी ऑफिस चला जाता था, क्योंकि वहां पे क्या है कि सुबह कोई नहीं आता था। वो दिन की शुरुआत उनकी 11-12 बजे होती थी, लेकिन रात को वो काफी लेट नाइट तक काम करते थे, मतलब 10-11 बजे। पर मैं मेरे बिकॉज आई वाज फ्रॉम आर्मी, तो आई वाज अर्ली राइजर, तो मेरे लिए वो नेचुरल था। मैं सुबह जल्दी एकांत में पहुंच जाता था, ऑफिस में कोई नहीं होता था, इनफैक्ट सफाई करने वाला भी मेरे बाद आता था। और ये अच्छी बात थी कि मैं ऑफिस में पहुंचा हुआ, और वहां जाके फिर मैं अपना जितना भी मेरे को काम करना होता था वो मैं सुबह ही कर लेता था। और सारे जो उसके बाद मैं सिर्फ ये देखता था कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, और एक एक करके मैं सबके साथ बैठ के उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो काम है, वो सीखता था। तो ये मेरे को, मतलब जो भी अगर सुन रहा है, ये आपके अंदर नेचुरल क्यूरियोसिटी एक जगनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भले ही आपके अंदर जो सॉफ्ट स्किल जो हमने बात करी, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये है कि आपने कभी प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में काम नहीं किया। क्योंकि फौज में आपका कोई प्रॉफिट लॉस का कोई ना, कोई बैलेंस शीट और ये सब होती है, ठीक है। लेकिन जब कॉर्पोरेट में आते हैं तो एवरीथिंग इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, कॉस्ट ओरिएंटेड, कि आप जितना वर्क कर रहे हो उससे ज्यादा का वर्थ अगर कंपनी को मिलेगा तभी तो वो आपको रखेंगे। तो वो चीज आपको प्रूव करनी पड़ती है, और ये चीज आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनिशियली। जो वही बोलते हैं लोग, पैर जमाने की देर है, उसके बाद आप अपने आप दौड़ना शुरू कर देंगे। वो चीज मेरा फेज जो था ट्रांजिशन का, वो मैंने उसमें काफी एफर्ट लगाया, ताकि खुद को मैं प्रूव कर पाऊं कि हाँ, अगर भले ही मेरी लाइफ में एक सडन चेंज आ गया है, मेरी जो लाइफ, मेरा करियर जो आर्मी में चल रहा था उससे मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ कॉर्पोरेट में, बट आई कांट लेट माई सेल्फ डाउन, और मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। वरना कल को क्या बोलेंगे, यार ये फौजी आया, इसने कुछ करके ही नहीं दे। तो वो चीज जो एक आपके पास जिंदगी भर आपका जो तबका आपको कहीं ना कहीं कहीं पहुंचाता है, तो उसको आपको रेस्पेक्ट करना भी जरूरी है, उस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। तो सेम मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप उस चीज को रेस्पेक्ट करें, और जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ काम सीख सकते हैं वो सीखिए। आपको लोग बहुत वेलकम करेंगे कि भाई फौजी हैं, रेस्पेक्ट भी देंगे, लेकिन काम आपको उनके साथ बैठ के सीखना पड़ेगा। मेरे से यंग बंदे थे, मैं ईगो में आ जाता, अरे मैं आर्मी ऑफिसर, मेरे तो इतने जवान मेरे अंडर काम करते और ये वो। अगर मैं उस माइंडसेट के साथ जाता तो मैं नहीं सीख पाता कभी भी। मैं बिल्कुल एकदम इंटर्न के माइंडसेट से काम करता था वहां पे, जैसे एक इंटर्न काम करता है ना,
वैसे माइंडसेट से आपको काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अगर जो चीज लोग लगाते हैं साल 2 साल 3 साल में, आप महीने 2 महीने में आराम से सीख सकते हैं। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। आई मीन बहुत ही अच्छा सेशन रहा सर, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आपने इनसाइट्स शेयर करी। आपकी परमिशन हो तो हम एक और सेशन आपके साथ रखना चाहेंगे, जहां हम और डिटेल में जाना चाहेंगे कि कैसे क्या क्या सॉल्यूशंस, क्या एक जेसीओ एनसीओ जवान जो आर्मी से बाहर आ रहे हैं, वो उनके लिए क्या प्रोसेस, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करना चाहिए ताकि वो आगे अपना करियर बना सके। सो वेरी थैंकफुल टू यू सर, इट वाज